जय हिंद। लिटरेचर इन पाली एंड प्राकृत के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे सिख लिटरेचर के बारे में। सिख लिटरेचर की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे द्रविडियन लिटरेचर के बारे में। द्रविडियन लिटरेचर अपने आप में बेहद सिग्निफिकेंट, अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। द्रविडियन लिटरेचर की कहानी क्या रही है उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसी द्रविडियन लिटरेचर के अंदर हम बात करेंगे तमिल संगम लिटरेचर के बारे में और पढ़ेंगे संगम पीरियड की कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिख लिटरेचर के बारे में। और सिखिज्म के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। सिखिज्म को एज अ रिलीजन स्टैब्लिश किया गया 15th सेंचुरी में। सिखिज्म को एज अ रिलीजन 15th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया। सिखिज्म बेस्ड है गुरु नानक की टीचिंग्स के ऊपर। किसकी टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है? गुरु नानक की टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है। सिखिज्म के अंदर एक सेक्रेड स्क्रिप्चर देखने को मिलता है और उस सेक्रेड स्क्रिप्चर को क्या बुलाया जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब बुलाया जाता है। और सिखिज्म के अंदर एक टर्म और देखने को मिलता है, गुरबानी। और गुरबानी का मतलब क्या होता है? दीज आर बेसिकली कंपोजिशंस एंड हाइम्स ऑफ सिख गुरुज एंड गुरु ग्रंथ साहिब। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। इस सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको याद होंगी। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? सिखिज्म के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले बात की गई है आदि ग्रंथ के बारे में। आदि ग्रंथ को भाई गुरुदास ने कंपाइल किया। आदि ग्रंथ को भाई गुरुदास ने कंपाइल किया। लेकिन भाई गुरुदास ने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया अंडर 5th गुरु, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के अंडर भाई गुरुदास ने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया। कब कंपाइल किया? 1604 में कंपाइल किया। आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब का प्रेडिसर कंसिडर किया जाता है। आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब का प्रेडिसर कंसिडर किया जाता है। आदि ग्रंथ के अंदर सिख गुरुज की टीचिंग्स देखने को मिलती हैं और सिख गुरुज की टीचिंग्स के अलावा भक्ति और सूफी ट्रेडिशन में जो 15 भगत हुए उनकी भी टीचिंग्स आदि ग्रंथ में देखने को मिलती हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। दो तीन चीजें ही आपको याद रखनी है। एक तो आदि ग्रंथ को कंपाइल किसने किया? भाई गुरुदास ने कंपाइल किया। भाई गुरुदास ने गुरु अर्जुन देव के अंडर आदि ग्रंथ को कंपाइल किया। कब कंपाइल किया? 1604 में। ये जो आदि ग्रंथ है इसको गुरु ग्रंथ साहिब का प्रेडिसर कंसीडर किया जाता है। सिखिज्म में जो सबसे सेक्रेड टेक्स्ट है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब की कहानी क्या रही है? 1678 में आदि ग्रंथ को एक्सपेंड किया गया। 1678 में आदि ग्रंथ को एक्सपेंड किया गया। और एक्सपेंड किसने किया? एक्सपेंड किया 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने 1678 में आदि ग्रंथ को एक्सपेंड किया और जो सेक्रेड टेक्स्ट तैयार हुआ उसे बुलाया जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब को 11th और फाइनल स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ सिक्स भी कंसीडर किया जाता है। सिखिज्म के अंदर 10 तो गुरु देखने को मिलते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब को 11th और फाइनल स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी कंसीडर किया जाता है। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसको लिखा गया है गुरुमुखी स्क्रिप्ट में। किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है? संत भाषा को यूज किया गया है। कौन सी लैंग्वेज को यूज किया गया है? संत भाषा को यूज किया गया है। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें भक्ति सेंट्स की टीचिंग्स भी देखने को मिलती हैं। भक्ति सेंट्स जिनको भगत बुलाया जाता था या जिनको भक्त बुलाया जाता है, उन भक्ति सेंट्स की टीचिंग्स भी गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलती हैं। भक्ति सेंट्स जैसे रामानंद हुए, जैसे नामदेव हुए, जैसे रविदास हुए, जैसे कबीर हुए, जैसे सूरदास हुए, जैसे बाबा फरीद हुए। ऐसे कई सारे भक्ति सेंट्स की टीचिंग्स जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के कॉन्टेक्स्ट में भी दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो गुरु ग्रंथ साहिब को किसने तैयार किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया। कब किया? 1678 में किया। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसको 11th और फाइनल स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ सिक्स भी कंसीडर किया जाता है। किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? इसको लिखा गया है गुरुमुखी स्क्रिप्ट में।
और लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है, संत भाषा को यूज किया गया है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद है दशम ग्रंथ, और ये जो दशम ग्रंथ है इसमें गुरु गोविंद सिंह की जो हाइम्स हैं उनको कंपाइल किया गया है। दशम ग्रंथ इज द कंपाइलेशन ऑफ हाइम्स रिटन बाय गुरु गोविंद सिंह। और इन हाइम्स के अलावा इस दशम ग्रंथ में फेबल्स भी देखने को मिलते हैं और पौराणिक स्टोरीज भी देखने को मिलती हैं। ये जो दशम ग्रंथ है इसको मोस्टली ब्रज भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। मोस्टली ब्रज भाषा में लिखा गया है, लेकिन ब्रज भाषा के अलावा अवधी को भी यूज किया गया है, पंजाबी को भी यूज किया गया है, पर्शियन को भी यूज किया गया है और हिंदी को भी यूज किया गया है। अच्छा, ये जो दशम ग्रंथ है इसमें जो हाइम्स देखने को मिलती हैं उनमें से कुछ हाइम्स को डेली प्रेयर्स के तौर पर रिसाइट किया जाता है और उनको क्या बुलाया जाता है, उनको नित्य नेम बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, नित्य नेम बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, दशम ग्रंथ इज द कंपाइलेशन ऑफ हाइम्स रिटन बाय गुरु गोविंद सिंह। फिर एक और टेक्स्ट है जन्म सखीज। ये जो जन्म सखीज है ये कलेक्शन ऑफ बुक्स है। बेसिकली इन जन्म सखीज में जो फर्स्ट गुरु हुए गुरु नानक, उनसे रिलेटेड माइथोलॉजिकल स्टोरीज प्रोवाइड की गई हैं। इन जन्म सखीज के अंदर जो सबसे पॉपुलर बुक है वो है भाई बाला जन्म सखी। भाई बाला जन्म सखी इज द मोस्ट पॉपुलर बुक ऑफ जन्म सखीज। और जन्म सखीज बेसिकली है क्या, फर्स्ट गुरु गुरु नानक से रिलेटेड माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं इन जन्म सखीज में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली ये सारी चीजें आपको याद हुई होंगी। अच्छा, सिखिज्म के अंदर दो टर्म्स और देखने को मिलते हैं, एक अरदास, और अरदास का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ प्रेयर्स रिसाइटेड बाइल परफॉर्मिंग डेली रिचुअल्स इन गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में जो डेली रिचुअल्स होते हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को जब खोला जाता है या बंद किया जाता है तो गुरुद्वारे के अंदर ये जो डेली रिचुअल्स होते हैं, इन डेली रिचुअल्स के दौरान जो सेट ऑफ प्रेयर्स गाई जाती हैं उनको क्या बुलाया जाता है, उनको अरदास बुलाया जाता है। ये जो अरदास होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। तो अरदास के बारे में फॉर श्योर आपने सुना होगा, दीज आर सेट ऑफ प्रेयर्स। और दूसरा 5 बाणीज। 5 बाणीज बेसिकली ये 5 प्रेयर्स हैं जो कि ली गई हैं गुरु ग्रंथ साहिब से और दशम ग्रंथ से। ये जो 5 प्रेयर्स हैं इनको डेली रिसाइट किया जाता है। और 5 वाणीज कौन कौन सी हैं, एक जपजी साहिब है, एक जप साहिब है, एक तब प्रसाद साई है, एक बेनती छुपाई है और एक आनंद साहिब है। ये 5 बाणीज हैं। अरदास और 5 वाणी, इनके बारे में फॉर श्योर आपने सुना होगा। और इसके साथ सिख लिटरेचर की जो बातचीत है वो खत्म हो गई। देखो बेहद सिंपल सी चीजें हैं। आदि ग्रंथ के बारे में याद रखो, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में याद रखो, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी दशम ग्रंथ और जन्म सखीज सिंपल सी चीजें, एक एक लाइन की चीजें, इनको भी याद रखो। होपफुली यहाँ तक चीजें आपके दिमाग में सेट हुई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसा ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो। अब तो वो हाइप वाला भी ऑप्शन आ गया है, तो हाइप भी कर सकते हो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्ट हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, सिख लिटरेचर की कहानी हमें समझ में आ गई। अब बात आती है द्रविडियन लिटरेचर के बारे में। देखो जब बात होती है द्रविडियन लिटरेचर के बारे में तो बात होती है द्रविडियन लैंग्वेजेस के बारे में। और 4 मेजर द्रविडियन लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, एक तमिल, दूसरी कन्नड़, तीसरी तेलुगु और चौथी मलयालम। 4 मेजर द्रविडियन लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, एक तमिल, दूसरी कन्नड़, तीसरी तेलुगु और चौथी मलयालम। और इन चारों में से तमिल इज द ओल्डेस्ट। तमिल जो है वो ओल्डेस्ट है और संस्कृत के बड़े क्लोज कंसीडर की जाती है। मतलब तमिल और संस्कृत दोनों को साइड बाय साइड रखा जाए तो काफी सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। तमिल इज द ओल्डेस्ट ऑफ दीज द्रविडियन लैंग्वेजेस। और जो सबसे फेमस तमिल लिटरेचर है, उस फेमस तमिल लिटरेचर को ही क्लासिकल वर्क्स या फिर संगम लिटरेचर बुलाया जाता है। जो सबसे फेमस तमिल लिटरेचर है उसी को क्लासिकल वर्क्स
या फिर संगम लिटरेचर बुलाया जाता है। और इसलिए ये जो तमिल संगम लिटरेचर है ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज तमिल जो है वो ओल्डेस्ट भी है, संस्कृत के क्लोज भी है, और इसमें एक लंबा चौड़ा लिटरेचर लिखा गया है। अच्छा, सवाल आता है कि जो टर्म है संगम, इसका मतलब क्या होता है? संगम का लिटरल मीनिंग होता है फ्रेटर्निटी। संगम का लिटरल मीनिंग क्या होता है? फ्रेटर्निटी। ये जो तमिल संगम लिटरेचर है इसके अंदर एक लंबा चौड़ा कलेक्शन ऑफ वर्क्स देखने को मिलता है। लगभग 2381 पोएम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, उनका कलेक्शन देखने को मिलता है इस तमिल संगम लिटरेचर में। और ये जो 2381 पोएम्स हैं ये लिखी हैं लगभग 473 पोइट्स ने। अच्छा, ये तो हमें पता है कि ये जो 2381 पोएम्स हैं ये 473 पोइट्स ने लिखी हैं। इसके अलावा 102 पोइट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा लिटरेचर लिखा है, लेकिन वो अनोनिमस हैं, उनका नाम हमें नहीं पता है कि कौन पोइट था। बस इतना पता है कि बहुत सारे पोइट्स, लगभग 102 पोइट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा अनोनिमस लिटरेचर भी लिखा है। ये जो तमिल संगम लिटरेचर है, इट इज द अर्लीस्ट नोन लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की अर्लीस्ट नोन लिटरेचर है ये तमिल संगम लिटरेचर। भाई तमिल ओल्डेस्ट लैंग्वेज भी है और इस ओल्डेस्ट लैंग्वेज में लंबा चौड़ा लिटरेचर लिखा गया है, तो बट ऑब्वियस बात है कि इट इज द अर्लीस्ट नोन लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। ये जो लिटरेरी ट्रेडिशन है जो कि पॉपुलर हुआ लगभग 300 बीसी से लेके 300 एडी के बीच में, और ये वो फेज है जिस फेज में ज्यादातर तमिल लिटरेचर को लिखा गया। इस फेज को ही, इस टाइम पीरियड को ही, इस लिटरेरी ट्रेडिशन को ही क्या बुलाया जाता है? संगम पीरियड बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? संगम पीरियड बुलाया जाता है। संगम पीरियड ही क्यों बुलाया जाता है वो आगे चलते हुए समझ में आएगा। अच्छा, एक बार फिर से, जब द्रविडियन लैंग्वेजेस की बात होती है तो 4 मेजर द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी? एक तमिल, एक कन्नड़, एक तेलुगु और एक मलयालम। इन चारों में से ओल्डेस्ट है तमिल, और तमिल में एक लंबा चौड़ा लिटरेचर लिखा गया है। जो मोस्ट फेमस तमिल लिटरेचर है उसी को क्लासिकल वर्क्स बुलाया जाता है या उसी को संगम लिटरेचर बुलाया जाता है। तो ये जो तमिल संगम लिटरेचर है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। संगम का लिटरल मीनिंग क्या होता है? फ्रेटर्निटी। तमिल संगम लिटरेचर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वर्क्स। लगभग 2381 पोएम्स हैं जो कि लगभग 473 पोइट्स ने लिखी हैं, और बहुत सारी पोएम्स ऐसी हैं जो कि अनोनिमस लोगों ने लिखी हुई हैं, जो कि अनोनिमस है। ये जो तमिल संगम लिटरेचर है इट इज द अर्लीस्ट नोन लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। ये जो लिटरेरी ट्रेडिशन है जो कि लगभग 300 बीसी से लेके 300 एडी के बीच में देखने को मिलता है, इस टाइम पीरियड के दौरान लंबा चौड़ा तमिल लिटरेचर लिखा गया। इसी लिटरेरी ट्रेडिशन को संगम पीरियड बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो संगम लिटरेचर है इसमें 2 मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 2 मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं? एक अहम या अगम। अहम या फिर अगम का मतलब होता है इनर फील्ड, और ये जो अहम या फिर अगम नाम का स्कूल है ये डिस्कस करता है ह्यूमन बीइंग्स के एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स को। जैसे इसमें बात की गई है लव के बारे में, इसमें बात की गई है सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में। और संगम लिटरेचर का दूसरा मेजर स्कूल है पूरम, और ये जो पूरम है इसको आउटर फील्ड बुलाया जाता है। और पूरम के अंदर जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, उनको डिस्कस किया गया है। देखो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, संगम लिटरेचर के अंदर 2 मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं, एक अहम या फिर अगम, विच लिटरली मीन्स इनर फील्ड। तो ह्यूमन बीइंग्स के जो एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है इस अहम में या फिर अगम नाम के मेजर स्कूल में। और दूसरा है पूरम, और पूरम का लिटरल मीनिंग होता है आउटर फील्ड। और इस पूरम में जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, उनको डिस्कस किया गया है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। सवाल ये आता है कि जो लिटरेचर है इसको संगम क्यों बुलाया जाता है? वाई दिस इज कॉल्ड संगम लिटरेचर? बिकॉज साउथ इंडिया में एक बेहद पावरफुल किंगडम हुआ, पांड्या किंगडम। ये जो पांड्या किंगडम है इसने पोइट्स की, इसने राइटर्स की, इसने जो भी लिटरेरी इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे उनकी असेंबलीज को ऑर्गेनाइज किया साउथ इंडिया में।
पांड्या किंगडम ने ये जो पोएट्स की, राइटर्स की असेंबलीज को ऑर्गेनाइज किया, इन असेंबलीज को क्या बुलाया गया? इन असेंबलीज को संगम्स बुलाया गया। क्या बुलाया गया? संगम्स बुलाया गया। और इन संगम्स के दौरान जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, उस लिटरेचर को क्या बुला दिया जाता है? उस लिटरेचर को संगम लिटरेचर बुला दिया जाता है। क्या बुला दिया जाता है? संगम लिटरेचर बुला दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 600 to 700 ईयर्स 3 संगम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। कितने संगम्स को ऑर्गेनाइज किया गया? 3 संगम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। हालांकि पहले 2 संगम्स की कोई भी जानकारी, कोई भी हिस्टोरिकल अकाउंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट कई सारे लोग तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये जो पहले 2 संगम्स हैं, इनके बारे में हाइपोथेटिकली बात होती है, एक्चुअली में ये हुए नहीं थे। बट फिर भी अगर मोटा मोटा कहें तो 3 संगम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। ये 3 संगम्स की जानकारी यहां पे दी गई है। पहला संगम जिसे हेड बुलाया जाता है, किसने ऑर्गेनाइज किया? पांड्या किंगडम ने ऑर्गेनाइज किया। कहां पे ऑर्गेनाइज किया? मदुरई में ऑर्गेनाइज किया। ये जो पहला संगम है, इसके चेयरमैन थे अगस्त्य या फिर शिव। अगस्त्य या फिर शिव चेयरमैन थे पहले संगम के। लेकिन इस पहले संगम की कोई भी किताब जो है वो बची नहीं है, और इसीलिए कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि पहला संगम हुआ ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी बुक ना बची हो? लेकिन हाँ, कहानी प्रेजेंटली ये है कि पहला संगम जिसे हेड बुलाया जाता है, पांड्या किंगडम ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, मदुरई में ऑर्गेनाइज किया था। चेयरमैन कौन थे? अगस्त इसके चेयरमैन थे। लेकिन इस पहले संगम की कोई भी किताब बची नहीं है। फिर दूसरा संगम ऑर्गेनाइज किया गया जिसको मिडिल बुलाया जाता है। ये जो दूसरा संगम है, इसको भी पांड्या किंगडम ने ऑर्गेनाइज किया। और कहां पे? काप्तापुरम में ऑर्गेनाइज किया। ये जो दूसरा संगम है, इसको कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? काप्तापुरम में ऑर्गेनाइज किया गया। और इसके चेयरमैन कौन थे? इनिशियली इसके चेयरमैन थे अगस्त्य, और अगस्त्य के बाद अगस्त्य के एक डिसाइपल तोल्कापियर ने इसको हेड किया। इनिशियली इसके चेयरमैन कौन थे? अगस्त्य थे, और अगस्त्य के बाद इसके चेयरमैन कौन बने, या इसको हेड किसने किया, प्रेसाइड किसने किया? तोल्कापियर ने प्रेसाइड किया। और ये जो सेकंड संगम है, इसके दौरान तोल्कापियम को तैयार किया गया। तोल्कापियम इज अ कलेक्शन ऑफ 2000 पोएम्स। तोल्कापियम में 2000 पोएम्स का कलेक्शन देखने को मिलता है। और ये जो तोल्कापियम है, इट इज अ टेक्स्ट बुक ऑन तमिल ग्रामर। तमिल ग्रामर के ऊपर टेक्स्ट बुक है, बड़ी ही पॉपुलर है तोल्कापियम। और फिर थर्ड संगम हुआ। ये जो थर्ड संगम है, इसको भी पांड्या किंगडम ने करवाया। कहां पे करवाया? मदुरई में करवाया। और ये जो थर्ड संगम है, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन नेकरार थे। कौन थे? नेकरार थे। और ये जो थर्ड संगम है, जितना भी संगम लिटरेचर में टेक्स्ट बुक्स देखने को मिलती हैं, कॉर्पस देखने को मिलता है, कामकाज देखने को मिलता है, वो सब ज्यादातर जो है वो इसी थर्ड संगम के दौरान तैयार किया गया, कलेक्ट किया गया। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, इसमें 2 चीजें कनेक्ट करो। एक तो ये कनेक्ट करो कि टाइम पीरियड लगभग कब से कब तक है। 300 BC से लेके लगभग 300 AD के बीच में ये जो लिटरेरी ट्रेडिशन देखने को मिलता है, इसी को संगम पीरियड बुलाया जाता है। दूसरा ये याद रखो कि इट इज द अर्लीस्ट नोन लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। तमिल संगम लिटरेचर इज द अर्लीस्ट नोन लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। ये जो संगम लिटरेचर है, इसमें 2 मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं। एक अहम या फिर अगम, जिसका लिटरल मीनिंग होता है इनर फील्ड। ह्यूमन बींग्स के जो एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको डिस्कस किया गया है इस अहम में या फिर अगम में। और दूसरा पूरम। पूरम का लिटरल मीनिंग होता है आउटर फील्ड। ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन इमोशंस को डिस्कस किया गया है इस पूरम में। बेसिक चीजें। इसके अलावा ये याद रखो कि संगम नाम क्यों बुलाया जाता है इस लिटरेचर को। बिकॉज पांड्या किंगडम ने उस दौर के जो भी पोइट्स हुआ करते थे, जो भी राइटर्स हुआ करते थे, जो भी लिटरेरी इंटेलेक्चुअल पीपल हुआ करते थे, उनकी असेंबलीज को ऑर्गेनाइज किया। और ये जो असेंबलीज हैं, इनको बुलाया गया संगम। और इन संगम्स के दौरान जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, जो भी कंपाइलेशन तैयार हुआ, उसको बुला देते हैं संगम लिटरेचर। ऐसा माना जाता है कि 3 संगम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था। पहला संगम कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? मदुरई में। चेयरमैन कौन थे? अगस्त्य या फिर शिव इसके चेयरमैन थे। लेकिन इस पहले संगम में जो भी किताबें थी, उनमें से कोई भी किताब सरवाइव नहीं कर पाई है। दूसरा संगम, इसको किसने
करवाया, पांड्या किंगडम ने करवाया। कहां पे? काप्तापुरम में करवाया। इसके चेयरमैन कौन थे? इनिशियली अगस्त्य थे, बाद में इनके डिसाइपल इसको प्रिसाइड करेंगे जिनका नाम था तोलकापियार। और इस सेकंड संगम के दौरान तोलकापियम को तैयार किया गया, विच इज अ टेक्स्ट बुक ऑन तमिल ग्रामर। थर्ड संगम कहां पे ऑर्गेनाइज की गई? मदुरई में की गई। इसके चेयरमैन कौन थे? नेकरार इसके चेयरमैन थे। और जितना भी संगम लिटरेचर आज की डेट में देखने को मिलता है, उसमें से ज्यादातर जो है वो इसी थर्ड संगम के दौरान तैयार किया गया है। अच्छा, संगम लिटरेचर में लगभग 30,000 लाइंस ऑफ पोइट्री ऐसी है जिसको 8 बुक्स में अरेंज किया गया है। ये जो 8 बुक्स हैं, इनको क्या बुलाया जाता है? इनको ईतु थोकाई बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? ईतु थोकाई बुलाया जाता है। संगम लिटरेचर के अंदर लगभग 30,000 लाइंस ऑफ पोइट्री ऐसी है जिसको 8 एंथोलॉजीज या 8 बुक्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो 8 बुक्स हैं, इनको क्या बुलाया जाता है? इनको ईतु थोकाई बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? ईतु थोकाई बुलाया जाता है। एक बड़े ही प्रोमिनेंट, बड़े ही फेमस तमिल सेंट हुए थिरुवल्लुवर। और ये जो थिरुवल्लुवर हैं, इन्होंने थिरुकुरुल को लिखा। थिरुवल्लुवर ने थिरुकुरुल को लिखा। और ये जो थिरुकुरुल है, इसमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एपिक्स देखने को मिलते हैं, पॉलिटी गवर्नेंस देखने को मिलता है, और लव के बारे में बातचीत देखने को मिलती है। थिरुवल्लुवर, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने थिरुकुरुल को लिखा है, जो कि अपने आप में बेहद सिग्निफिकेंट है, जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फीमेल सेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे एवियार करके एक फीमेल सेंट हुई, नाचलियार करके एक फीमेल सेंट हुई, काकी पाडनियार करके एक फीमेल सेंट हुई। इस संगम लिटरेचर में फीमेल सेंट्स भी देखने को मिलती है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर में तो बहुत सारे टेक्स्ट लिखे ही गए हैं, लेकिन संगम लिटरेचर के अलावा कुछ और भी वेल नोन तमिल टेक्स्ट हैं, जैसे तोलकापियम। तोलकापियम के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। इट इज अ टेक्स्ट बुक ऑन तमिल ग्रामर। नदर्न इंडिया में 2 एपिक्स कंसिडर किए जाते हैं, एक महाभारत, एक रामायण। वैसे ही सदर्न इंडिया में देखोगे तो 2 ऐसे एपिक्स हैं जिनको सेलिब्रेट किया जाता है, जिनमें एक है शिल्पादिकरम। ये जो शिल्पादिकरम है, इसको किसने लिखा? इसको इलांगो आदिगल ने लिखा। शिल्पादिकरम को किसने लिखा? इलांगो आदिगल ने लिखा। और ये अर्लीस्ट तमिल एपिक है जिसको पाम लीफ के ऊपर लिखा गया था। ये जो शिल्पादिकरम है, ये बेसिकली एक ट्रेजिक लव स्टोरी है। और शिल्पादिकरम को जब पढ़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि इसमें जैन एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। शिल्पादिकरम बेहद इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा है इसको? इलांगो आदिगल ने लिखा है। अर्लीस्ट तमिल एपिक है। इट इज बेसिकली अ ट्रेजिक लव स्टोरी। और दूसरा मनी मेक लाई। मनी मेक लाई, इसको किसने लिखा है? इसको सतनार ने लिखा है। मनी मेक लाई को किसने लिखा है? सतनार ने लिखा है। और ये बेसिकली एंटी लव स्टोरी है। ये जो अर्लीस्ट तमिल एपिक लिखा गया, इसके सिक्वल के तौर पे लिखा गया मनी मेक लाई को। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मनी मेक लाई है, इसमें बुद्धिस्ट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसमें कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं? बुद्धिस्ट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। देखो, ये जो तीनों टेक्स्ट हैं, ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखना और थोड़ा सा इनकी डिटेल्स भी याद रखना। तोलकापियम टेक्स्ट बुक है तमिल ग्रामर के ऊपर। शिल्पादिकरम किसने लिखा है? इलांगो आदिगल ने लिखा है। अर्लीस्ट तमिल एपिक है। मनी मेकलाय किसने लिखा है? सतनार ने लिखा है। एंटी लव स्टोरी है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। और एक ये भी याद रखना, थिरुवल्लुवर, इन्होंने थिरुकुरुल को लिखा है, जिसके 3 पार्ट्स हैं, एपिक, पॉलिटिकल गवर्नेंस और लव। बाकी तो बेसिक चीजें हमने रिवाइज भी कर ली हैं, होपफुली आपके दिमाग में सेट हुई होंगी। अच्छा, अब बात आती है संगम पीरियड के दौरान जो कल्चरल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती थी उनके बारे में। कई सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस संगम पीरियड के दौरान देखने को मिलती थी। जैसे एक टर्म है अवई। अवई जो है वो इंपीरियल कोर्ट हुआ करता था। संगम पीरियड के दौरान अवई जो है वो इंपीरियल कोर्ट हुआ करता था। दूसरा पटीनीपलाई। पटीनीपलाई जो है वो कस्टम ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जिनको पुहार सी पोर्ट पे अपॉइंट किया जाता था। तो पटीनीपलाई कस्टम ऑफिशियल्स हुआ करते थे इस संगम पीरियड के दौरान। शिल्पादिकरम के अंदर 2 टाइप की असेंबलीज की भी बात की गई है। कौन कौन सी 2 टाइप की असेंबलीज की बात की गई है? एक एम्पेरुनुकुल। एम्पेरुनुकुल जो है वो काउंसिल हुआ करती थी 5 मेंबर्स की, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बुलाया जा सकता था।
तो एक असेंबली हुआ करती थी एम्पेरुनुकुल और दूसरी एनपेरियम। एनपेरियम जो है वो ग्रेट असेंबली हुआ करती थी 8 मेंबर्स की, और ये जो 8 मेंबर्स होते थे ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे। देखो दो चीजें याद रखना, एक तो प्रोनाउंसिएशन देख लेना, बिकॉज मुझे फॉर श्योर पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही होता है इसमें। दूसरा, जितनी बार ये नाम आप सुनोगे उतना इजी होगा इन नामों को आपके दिमाग में रजिस्टर करना। तो बार बार सुनो, बार बार इनको देखो। अवई क्या होता था? इंपीरियल कोर्ट होता था। संगम पीरियड के दौरान अवई इंपीरियल कोर्ट को बुलाया जाता था। पटनी पलाई जो है वो कस्टम ऑफिशियल्स हुआ करते थे। शिल्पाधिकरम में दो टाइप की असेंबलीज को मेंशन किया गया, एक इंपेरुनुकुल जो कि काउंसिल हुआ करती थी 5 मेंबर्स की, और एक एनफेरियम। एनफेरियम ग्रेट असेंबली हुआ करती थी 8 मेंबर्स की। तोल्कापियम में 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड को मेंशन किया गया है, और ये जो 5 फोल्ड डिवीजन देखने को मिलता है लैंड का, ये देखने को मिलता है बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड। और ये 5 फोल्ड डिवीजन कैसा दिखता था? एक होती थी कुरिंजी लैंड। कुरिंजी लैंड के ऊपर ऐसे लोग रहते थे जो हंटिंग करते थे, जो हनी कलेक्शन का काम करते थे। दूसरी होती थी मुलाई लैंड। मुलाई लैंड के ऊपर ऐसे लोग रहते थे जो कि कैटल रियरिंग का काम करते थे। तीसरी होती थी मारूदम लैंड। ये जो मारूदम लैंड है इसके ऊपर ऐसे लोग रहते थे जो कि एग्रीकल्चर करते थे। चौथी होती थी नेदल लैंड। ये जो नेदल लैंड है इसके ऊपर ऐसे लोग रहते थे जो कि फिशिंग करते थे और सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और लास्ट होती थी पलाई लैंड। पलाई लैंड के ऊपर ऐसे लोग रहते थे जो कि रॉबरी करते थे। 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड देखने को मिलता है तोल्कापियम में। एक कुरिंजी लैंड, कुरिंजी लैंड के ऊपर हंटिंग और हनी कलेक्शन करने वाले लोग रहते थे। दूसरी मुलाई लैंड, मुलाई लैंड के ऊपर कैटल रियरिंग करने वाले लोग रहते थे। तीसरी मरुदम लैंड, मरुदम लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करने वाले लोग रहते थे। चौथी नेदल लैंड, नेदल लैंड के ऊपर फिशिंग और सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग रहते थे। और लास्ट पलाई लैंड, पलाई लैंड के ऊपर रॉबरी करने वाले लोग रहते थे। तोल्कापियम के अंदर ही 4 कास्ट भी मेंशन की गई हैं। कौन कौन सी 4 कास्ट मेंशन की गई हैं? एक अर्सर, अर्सर होती थी रूलिंग क्लास, अर्सर होती थी रूलिंग क्लास। एक अंथनर्स, और अंथनर्स जो हैं वो रिलेटेड होते थे संगम पॉलिटी से और रिलीजन से। एक होते थे वानिगर्स, वानिगर्स वो लोग होते थे जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स में इन्वॉल्व होते थे। और एक होते थे वेलालाज, वेलालाज जो हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे। तो तोल्कापियम में 4 कास्ट भी मेंशन की गई हैं। एक अर्सर जो कि रूलिंग क्लास होती थी, दूसरे अंथनार्स, अंथनार्स संगम पॉलिटी और रिलीजन से रिलेट करते थे। तीसरे वानिगर्स, वानिगर्स वो लोग होते थे जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। और लास्ट वेलालाज, वेलालाज जो हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, संगम पीरियड के दौरान प्राइमरी डीटी कौन से होते थे? प्राइमरी डीटी सियोन होते थे, या इन्हीं को मुर्गन बुलाया जाता था। सियोन या फिर मुर्गन यूज्ड टू बी द प्राइमरी डीटी ऑफ संगम पीरियड। रॉयल कोर्ट्स में जो पोएट्स हुआ करते थे उनको क्या बुलाया जाता था? उनको पनर या फिर विरलियार बुलाया जाता था। पनर या फिर विरलियार बुलाया जाता था रॉयल कोर्ट्स के पोएट्स को। जो डांस किया करते थे उनको क्या बुलाया जाता था? उनको कानगियार बुलाया जाता था। कानगियार बुलाया जाता था डांसर्स को। कोट्टू जो है वो फोक आर्ट हुआ करती थी, वो एक तरीके का इनफॉर्मल डांस हुआ करता था। फिर इसके अलावा एक होता था वाथा किरुथल, और वाथा किरुथल was basically a Tamil ritual of fasting till death during संगम एज। संगम एज के दौरान फास्टिंग टिल डेथ, कि जब तक डेथ नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी, तब तक फास्ट करेंगे। ऐसा एक तमिल रिचुअल हुआ करता था वाथा किरुथल। वाथा किरुथल के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। फिर पुहार जो है वो पोर्ट सिटी हुआ करती थी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। प्राइमरी डीटी कौन होते थे? मुर्गन होते थे। रॉयल कोर्ट्स में जो पोएट्स हुआ करते थे उनको विरलियार बुलाया जाता था। जो डांसर्स होते थे उनको कानगियार बुलाया जाता था। एक इनफॉर्मल डांस या फोक आर्ट देखने को मिलता था जिसको कोट्टू बुलाया जाता था। वाथा किरुथल वाज अ तमिल रिचुअल ऑफ फास्टिंग टिल डेथ। और पुहार जो है वो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी हुआ करती थी। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं और ये टर्म्स इंपॉर्टेंट भी हैं, पूछ ले जाते हैं।
तो इसको ढंग से देखना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और हाँ, प्रोनाउंसिएशन का देख लेना, ऊपर नीचे हो सकता है, वो अपने हिसाब से मैनेज करो, बिकॉज ये साउथ इंडियन टर्मिनोलॉजी जो है वो मेरे टंग पर नेचुरली आती नहीं है, तो उसके लिए सॉरी है पहले से ही। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।